स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम उद्योग चंद तक के राजाओं के बारे में बात कर चुके थे। आज जो बात करेंगे वो राजा ज्ञानचंद के बारे में बात करेंगे, जिनका शासनकाल 1598 से 1707 तक था। तो एक एक पॉइंट जरूर ध्यान से देखिएगा। उद्योतकाल अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र ज्ञानचंद द्वितीय यानी इससे पहले ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद राजा बन चुका था। ये दूसरा ज्ञानचंद है जिसे इतिहास में ज्ञानचंद द्वितीय के नाम से जाना गया। 1699 में काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है। 1699 में ज्ञानचंद ने बदाणगढ़ पर आक्रमण कर वहां की नंदा देवी मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। तो ये राजा भी कौन था? ज्ञानचंद। 1701 में इसने पाली परगने के गीवाड़ क्षेत्र को लूटा, यानी जो चौखुटिया वाला जो क्षेत्र था उसे लूटा। और फतेह शाह, उस समय जो गढ़वाल का राजा था वो फतेह शाह था। इसके मध्य युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, 1703 में दुधौली के युद्ध में फतेह शाह को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अगला बिंदु है, इसने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर बनवाया। क्योंकि कुमाऊं में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो कत्यूर घाटी में यदि पूछा जाता है बद्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया, तो ज्ञानचंद द्वितीय ने। बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा तराई भाबर में आम के पेड़ लगवाए थे। अगला बिंदु है, ज्ञानचंद द्वारा बनाए गए जो मंदिर थे उन्हें देवल या दयोल के नाम से जाना गया। अगला शासक है दोस्तों जगतचंद। हेडिंग डालिए जगतचंद। जगतचंद का काल चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल रहा। इसके शासनकाल में तराई की आय लगभग 9 लाख रुपए हो गई थी। इस इतिहासकारों ने जगतचंद के शासनकाल को इसे जरूर नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया, तो वो कौन है? आपका राजा जगतचंद। जगतचंद को पिता की मृत्यु के बाद दूसरा ताम्रपत्र वीरणेश्वर जोशी के पुत्रों को देना पड़ा था। देखिए वीरणेश्वर क्योंकि माना जाता है, वीरणेश्वर जोशी को ताम्रपत्र क्या था जिसमें कुछ गांवों की जागीर दी गई थी, वह किसी अग्निकांड में माना जाता है जल गए थे। तो इसको दूसरा जो ताम्रपत्र है उस वीरणेश्वर जोशी के पुत्रों को देना पड़ा। अगला बिंदु है दोस्तों, जगतचंद ने पहला आक्रमण लोहबागढ़ पर किया था। जगतचंद ने फतेह शाह को पराजित कर श्रीनगर को ब्राह्मणों को दान दिया था। देखिए उसने खुद शासन नहीं किया, माना जाता है कि फतेह शाह को पराजित किया और वहाँ पे उसे श्रीनगर को क्या दे दिया था, क्योंकि उस समय तक परमारों की जो राजधानी थी वो श्रीनगर गढ़वाल आ चुकी थी और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। इसने भी बधानगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसे जब यहाँ से स्वर्ण प्रतिमा नहीं मिली, फलतः अपने खजाने से 200 सोने की असरफियाँ निकाल कर स्वर्ण प्रतिमा बनाई और उसे मल्ला महल में क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, इसके समय 2 महान ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें टीका जगत चंद्रिका या टीका दुर्गा। अगला बिंदु है दोस्तों, जगतचंद ने जुआरियों पर भी कर लगाया और अंत में चेचक के कारण इस राजा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु आयुक्त परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला राजा बना कुमाऊं के इतिहास में देवीचंद। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। देखिए दोस्तों, वरम ताम्रपत्र में इसे महाराज कुमार देवी सिंह गोसाई तथा जिंजाड़ जो चंपावत का ताम्रपत्र है इसे महाराज कुमार देवी सिंह गोसाई जी कहा जाता है या कहा गया है। उन ताम्रपत्रों में गद्दी पर बैठते समय इसे अपार धन की, क्योंकि इससे पहले के राजाओं के समय में कुमाऊं के शासन काल में जो राजकोष था वहाँ पे काफ़ी धन का इकट्ठा हो चुका था। तो देखिए गद्दी पर बैठते समय इसे काफ़ी धन की प्राप्ति हुई, लेकिन यह चाटुकार पंडितों से घिरा रहता था जो इसकी चापलूसी करते थे, जिस कारण इसने काफ़ी व्यर्थ धन का क्या किया था? प्रयोग किया था। यानी जिन कार्यों का जो कार्य नहीं करवाने चाहिए थे उसमें वह धन खर्च कर देता था। अगला बिंदु है दोस्तों, इसने दरबारियों में बहकावे में आकर रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल बादशाह यानी मोहम्मद शाह रंगीला था को चुनौती दी। देखिए कुमाऊं का एक छोटा सा चंद शासक उस समय वो पूरा भारत में जो शासन कर रहा था वो मुगल वंश कर रहा था।
एक छोटा सा शासक मुगलों को चुनौती दे रहा, तो एक मूर्खता वाला कार्य इस शासक का रहा। मुगलों को क्या दे दी थी? चुनौती दे दी थी। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। मुगल मोहम्मद शाह ने अहमद शाह अजमल उल उल्लाह को इस विद्रोह को भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य नगीना का युद्ध हुआ, जिसमें देवीचंद पराजय तो होनी थी, जिसमें देवीचंद की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। इन सभी कारणों के कारण एटकिंसन रुद्रदत्त पंत ने इसे कुमाऊं का पागल बादशाह या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा था, क्योंकि जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की नीति थी व्यर्थ के धन लुटाने की, इसी प्रकार से ये माना जाता है कि देवीचंद ने भी कुमाऊं में कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी। फलतः 1726 में उसके मंत्रियों ने उसकी हत्या कर दी तथा एक झूठी खबर फैला दी कि राजा की मृत्यु सांप के काटने के कारण हुई। दोस्तों ये ध्यान देना है, इसकी हत्या कोटा यानी जो चंदों की शीतकालीन राजधानी थी के किले में मणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट ये दोनों आ चुके थे। और चंदों के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं जिनको गेंडा भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अजीत चंद राजा बना। यह ज्ञानचंद द्वितीय की पुत्री का पुत्र था। चंदों का भांजा होने के कारण माणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरनमल द्वारा अजीत चंद को, देखिए भांजा था, जबकि नियम ये था कि उन्हीं का वंशज बैठता, लेकिन उन्होंने एक तरीके से क्या किया था कि बहन के बेटे को क्या कर दिया? राजा बना दिया। और राजा को अपनी कठपुतली के रूप में रखा कि जैसा जैसा ये दोनों कहेंगे उस प्रकार से राजा करेगा। इसके शासनकाल में जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, जिसे गेंडागर्दी कहा गया। अंत में बिष्ट पिता पुत्रों ने मिलकर के अजीत चंद की हत्या कर दी और उसके अवैध पुत्र कुंवर कल्याण सिंह को क्या बना दिया? राजा बना दिया। एक राजा तो इन्होंने पहले बना दिया, फिर इसको मार करके एक राजा बना रहे हैं जो कल्याण चंद चतुर्थ के नाम पर कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। अब इसको पता था कि इससे पूर्व के राजाओं को किस प्रकार से इन बिष्ट पिता पुत्रों ने मरवाया था। तो ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसने बिष्ट पिता पुत्रों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। षड्यंत्रकारियों को ढूंढकर मरवाने का आदेश दिया तथा मिझाड़ या झिंझाड़ के जोशी व पंतों की आंखें निकलवा दी। यानी जो जो चापलूसी कर रहे थे उनको यह एक साइड से मरवाना प्रारंभ कर देता है। 1743 में अली मोहम्मद खां ने हाफिज रहमत खां को कुमाऊं पर आक्रमण की क्या दी थी? आज्ञा दी थी। इसके शासनकाल में कुमाऊं पर इन दोनों रोहिलों का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। रोहिलों का देखिए आक्रमण भी होने लग गया। रोहिला सरदार अली मोहम्मद खां ने पुनः 1747 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। रोहिलों के आक्रमण से बचकर कल्याण चंद लोहबागढ़ यानी गैरसैंण के क्षेत्र में आ गया। इस समय पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं की सेना ने, इससे पहले शत्रु थे, लेकिन जब स्थिति रोहिलों की आ गई, गढ़वाल और कुमाऊं की सेनाओं ने संयुक्त रूप से रोहिलों का आक्रमण का क्या किया था? सामना किया। इस समय दोस्तों गढ़वाल का शासक प्रदीप शाह था और प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए देकर कल्याण चंद की सहायता की थी। रोहिलों के साथ हुई संधि के अनुसार कुमाऊं का शासक 60,000 रुपये सालाना कर देगा तथा गढ़वाल का शासक कुमाऊं की शासक की अब मदद नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ने संयुक्त रूप से भी इनकी पराजय हो गई थी। इसने गेंडागर्दी शासन का अंत कर षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों को अंधा करवा दिया था। अल्मोड़ा में चौमल्ला महल नामक एक भवन का निर्माण करवाया। अगला बिंदु है दोस्तों, इसके राजकवि शिवा ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट जरूर कीजिएगा। माना जाता है कि यह पेशे से किसान था और इतिहास में इसे कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल को कुमाऊं का अराजकता का काल कहा जाता है। इसके शासनकाल में ब्राह्मणों ने जयपुर के राजा जयसिंह को राजा बनाने की योजना बनाई थी। कल्याण चंद, अगला बिंदु है दोस्तों, कल्याण चंद रोहिलों की शिकायत लेकर मुगल दरबार गया। इस अवसर पर वह जागेश्वर की मूर्ति को मंदिर से ऋण के रूप में मुगल बादशाह के पास ले गए, यानी उपहार एक तरीके से ले गया था। और बाद में जो ये ऋण चुकाया वो 8 ग्राम मंदिर को दान दिए थे इसने, तब जाकर के यह ऋण चुका पाया था। अगला बिंदु है दोस्तों, शिवदेव यानी उस समय पे तराई का राज्यपाल था, ने काशीपुर व रुद्रपुर के किलों का
निर्माण करवाया तथा अल्मोड़ा में बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बिनसर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया था। अगर शासक आएगा तो दोस्तों यहाँ पे कल्याणचंद चतुर्थ है और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो वो शिवदेव है। अंत में कल्याणचंद अपने शासनकाल में ही अंधा हो गया, क्योंकि देखिए कई ब्राह्मणों को इसने अंधा करवाया था, तो जैसी करनी वैसी भरनी ये माना जाता है। इसका शासनकाल कुमाऊं में अराजकता का काल माना गया, क्योंकि काफ़ी सारे संघर्ष इस समय पे हुए थे दोस्तों, ये ध्यान देना है। अगला शासक दीपचंद बना, जो 1747 से लेकर के 1777 तक कुमाऊं का राजा बना था। देखिए क्या क्या इसमें है। कल्याणचंद चतुर्थ के बाद उसका पुत्र दीपचंद राजा बना था। इसके शासनकाल में सत्ता शिवदेव जोशी के हाथों में थी। अगला बिंदु है दीपचंद के पिता और गढ़नरेश के अच्छे संबंध थे, इसलिए गढ़नरेश प्रदीप शाह ने इसके पिता की मदद की थी। तो प्रदीप शाह क्या करता था, दीपचंद पर अपना अधिकार यानी कुमाऊं पर अपना अधिकार समझता था कि कहीं ना कहीं इसने कुमाऊं के राजा की मदद की थी, लेकिन दीपचंद को यह अधीनता स्वीकार नहीं थी। फलतः दोनों सेनाओं के मध्य तंबाडोन यानी अल्मोड़ा के निकट में युद्ध हुआ, जिसमें गढ़नरेश की क्या हो गई थी दोस्तों, पराजय हो गई थी। इतिहासकार हैमिल्टन ने दीपचंद को गूंगा राजा भी कहा है। इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कुछ पुस्तकों में दिया गया है। बैरम खां कौन था दोस्तों, यह अकबर के वजीर तथा हुमायूं के मित्र थे तथा तुर्किस्तान से आए थे। एक तरीके से हुमायूं का संरक्षक भी यह था। हुमायूं की पत्नी फरकाबाई ने इन्हें राखी दे करके मदद मांगी थी। दीपचंद ने भू राजस्व की दर उत्पादन का 6वां भाग कर दिया था। शिवदेव जोशी ने अयोग्यता के कारण अपने पुत्र जयकिशन यानी शिवदेव जोशी कुमाऊं का एक तरीके से अच्छा वजीर था, अपने पुत्र जयकिशन को ही पद से हटा दिया था। इसी समय हिंदू राष्ट्रवाद व मुस्लिम साम्राज्यवाद के मध्य संघर्ष चल रहा था, जिसका परिणाम 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह ने दीपचंद को अपनी सेना मराठों के बीच भेजने का आदेश दिया और इस समय शिवदेव ने 4000 कुमाऊनी सैनिकों को बीरबल नेगी और हरिराम जोशी के नेतृत्व में पानीपत भी भेजा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अगला बिंदु है दीपचंद ने अपनी रानी मंजरी व अपनी 4 फुट ऊंची अष्टधातु की मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित किया है, जहां आज भी इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों UKSSC ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान देना, इसे स्टार लगा करके इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। दीपचंद ने अगला बिंदु दीपचंद और इनके 2 बेटों को बंदी बनाकर सीरा के दुर्ग में रखा गया, जहां 1777 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जैसे यह एक तरीके से कारागार या जेल में मरने वाला कुमाऊं का पहला शासक हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार शाहजहां की मृत्यु कारागार में हुई थी, तो इस प्रकार दीपचंद से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अंतिम वीडियो है किस तरीके से कुमाऊं के चंद वंश का पतन होता है, तो ज़रूर इससे पहले की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेगा। PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। एक एक पॉइंट यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। 2-3 बार इस वीडियो को सुनोगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा और जल्द ही इसके बाद आपका गढ़वाल का वंश और गोरखा शासन के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।